दोस्तों नमस्कार आप लोगों को। अभी से थोड़ी देर के बाद आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव प्रचार ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को वोट पड़ेंगे। हम सबसे पहले तो अपने तमाम दिल्ली के वोटर से अपील करना चाहते हैं कि वो भारी की भारी संख्या में 7 तारीख की सुबह को निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिल्ली का चुनाव इस देश की राजनीति को बहुत गहरे जाकर प्रभावित करने वाला है। मेरा अपना मानना यह है कि ये चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा। ये साबित होगा कि देश के अंदर बुनियादी मुद्दों पर, बेसिक जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर चुनाव लड़कर और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं उस पर जीत हासिल करके ये साबित होगा कि देश की राजनीति एक बार फिर अपने बुनियादी लोकतांत्रिक संतुलन की तरफ लौटती हुई नज़र आ रही है। आप सब लोगों को मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने पूरे चुनाव के दौरान बिजली के बारे में बात किया कि बिजली किस तरीके से दिल्ली के अंदर आधे दाम पे दी जा सकती है और हम देंगे। हमने कहा कि पानी मुफ्त दिलाने का काम करेंगे और हमारा सबसे बड़ा वादा ये है कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और 5 साल के अंदर दिल्ली को प्रदेश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हम बनाएंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाने का हमारा वादा है। हमने ये भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जो बुनियादी शिक्षा है, जो बेसिक एजुकेशन है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, वो गरीबों के लिए मुफ्त होनी चाहिए। हम लगातार इस मसले बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर बातचीत कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली को सरकार बनने के बाद एक ऐसे मॉडल के तौर पर डेवलप किया जाए जिसमें अब तक का जो बात लोग कहते रहे हैं कि डेवलपमेंट विदाउट करप्शन पॉसिबल नहीं है, हमारा ये मानना है कि डेवलपमेंट विदाउट करप्शन पॉसिबल है। हम करके दिखाएंगे और देश के सामने एक नया मॉडल अपने तरीके का डेवलपमेंट का होगा। आगे की बात आपको आशीष जी ब्रीफ करेंगे। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में ये विधानसभा के लिए दूसरा चुनाव है और अगर लोकसभा का चुनाव मिला लें तो तीसरा चुनाव है। 2 साल पुरानी पार्टी ने फिर एक बार भारतीय राजनीति में नए मापदंड इस चुनाव में तय किए, नए स्टैंडर्ड्स तय किए और राजनीति, मुझे लग रहा है कि राजनीति में फिर से एक नई तरह की बहस शुरू हुई। जो सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में करी, जो बिल्कुल राजनीति में अनूठा एक्सपेरिमेंट है, वो ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, आम आदमी पार्टी का एजेंडा सरकार में आने के बाद हम क्या करेंगे, वो दिल्ली की जनता ने तय किया है। इस बार मैनिफेस्टो कमरे में बंद 10 एक्सपर्ट्स ने नहीं बनाया है और इस बार हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो बाकी पार्टी के मैनिफेस्टोज़ की तरह सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, बल्कि हमने पिछले 3 महीनों में दिल्ली डायलॉग के ज़रिए दिल्ली के हर कोने में, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में, दिल्ली के पॉश इलाकों में, दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में, दिल्ली की जे क्लस्टर्स में, हर जगह जाकर दिल्ली के हर वर्ग के साथ हमने संवाद किया। छोटी छोटी मीटिंग्स करी, नुक्कड़ सभाएं करी, टाउन हॉल मीटिंग्स करी, जनता से पूछा कि आप बताइए एक चुनी हुई सरकार आपके लिए क्या कर सकती है। वो 5 चीज़ें बताइए, वो 10 चीज़ें बताइए जो एक चुनी हुई सरकार कर सकती है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, खुशहाल हो। सबसे पहले हमने शुरुआत करी दिल्ली के युवाओं से, फिर हमने दिल्ली की महिलाओं पर संवाद किया। उनकी खासकर जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की महिलाओं का, वो है सुरक्षा का मामला। फिर हम दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र में, दिल्ली देहात में ये संवाद की प्रक्रिया को ले गए। दिल्ली के व्यापारियों के साथ हमने संवाद किया और इसी तरह स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले पर हमने संवाद किया, हर जगह हर वर्ग के लोगों के साथ। बिजली और पानी पर संवाद किया, गवर्नेंस के मुद्दे पर, लोकपाल के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमने अलग अलग जाकर लोगों के साथ संवाद किया। हमने पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की नीतियाँ उनके सामने रखी, लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हमारे सामने और समस्याओं के साथ साथ लोगों ने समाधान भी बताए। जैसे जब हम दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो लोगों ने वहाँ बताया कि कैसे पिछली तमाम सरकारों ने
उनके गांव के विकास की अनदेखी करी। वहाँ पर बसेस नहीं हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर मेट्रो नहीं पहुँच पाई बहुत जगह, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, डिस्पेंसरीज नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, स्कूल नहीं है, बारात घर नहीं है, कॉलेजेस नहीं हैं। तो ये सुझाव दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र से आया, दिल्ली के किसानों की तरफ से आया कि आप यहाँ आकर 20 नए कॉलेजेस बनाइए, हम अपनी ज़मीन देंगे, सरकार पैसे लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, हमारे बच्चों की शिक्षा का इंतज़ाम हो जाएगा, हमारी बच्चियों की शिक्षा का इंतज़ाम हो जाएगा। वो प्रपोजल हमने एक्सेप्ट किया और उसको अपने मैनिफेस्टो में हमने शामिल किया। इसी तरह युवाओं ने बताया कि आमतौर पर ऐसा होता है कि चाहे छोटा परिवार का बच्चा या बच्ची हो या बड़े परिवार का हो, लेकिन दोनों ही वर्गों में होता है कभी कभी कि शिक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ जाती है। पहले अगर कोई बहुत संभ्रांत परिवार से भी है तो पहले बच्चे के लिए लोन ले लिया, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए लोन लेने के लिए अब ज़मीन या मकान गिरवी रखने के लिए नहीं बचा। उसमें से सुझाव आया कि अगर सरकार गारंटी दे दे, जहाँ पर परिवार को, पेरेंट्स को कोई कोलैटरल, कोई गारंटी ना देनी पड़े और सरकार गारंटी दे दे और बच्चा 5 साल अपनी पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी लग जाए तो वो कम ब्याज दर पर अपना लोन चुका दे, एजुकेशन लोन। उसके बाद हमने देखा कि ऐसी ही कोई रिपोर्ट भारत सरकार के बस्ते में बंद पड़ी हुई थी, वो रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, हमने एजुकेशन गारंटी स्कीम का अनाउंसमेंट किया। दिल्ली की महिलाओं के साथ संवाद करके जगह जगह जाकर जब हम दिल्ली की महिलाओं के साथ छोटी छोटी मीटिंग्स करी तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा समस्या उनको आती है कि तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अंधेरा रहता है, शाम के वक्त स्ट्रीट लाइट नहीं है और वो सीन ऑफ क्राइम में तब्दील हो जाते हैं। तो स्ट्रीट लाइट वाकई देखा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है कि जहाँ पर स्ट्रीट लाइट काम नहीं करती हैं, औसतन 70% स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती हैं। तो स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करना, दिल्ली में कोई भी डार्क जोन, डार्क स्पॉट न रखना, ये उनका प्रस्ताव आया जिसे हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। तो मोटा मोटा ये है कि दिल्ली में बिजली पानी की समस्या हर वर्ग में थी, हर क्षेत्र में थी, और बिजली पानी पर हमने जो अपना मैनिफेस्टो में जो एक्शन प्लान बनाया वो दिल्ली की जनता ने बनाया। इसी तरह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल कैसे लाया जाएगा, और गवर्नेंस में आम लोगों की सहभागिता, उनका पार्टिसिपेशन, उसका भी प्रस्ताव लोगों की तरफ से आया जो स्वराज बिल में हमारे पहले ही निहित है, उसको हम लागू भी करेंगे। तो एक राजनीति की, जैसे आशुतोष जी ने कहा, राजनीति की नई शुरुआत करी थी आम आदमी पार्टी ने 2 साल पहले, और मुझे लग रहा है कि वो शुरुआत इस चुनाव में बहुत आगे चली गई है। हमने ना सिर्फ मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, हमने मैनिफेस्टो के साथ साथ एक्शन प्लान भी रिलीज़ किया, 70 पॉइंट का एक्शन प्लान कि ये मैनिफेस्टो हमारा है और इसको हम ऐसे लागू करेंगे। 20 नए कॉलेजेस बनाएंगे, 500 नए स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे 100 नए, 10,000 हॉस्पिटल बेड हैं उनको बढ़ा के 40,000 करेंगे, पानी 700 लीटर रोज़ मुफ्त करेंगे, बिजली की कंपनियों के ऑडिट कराएंगे। ये तमाम प्रस्ताव निकले। दिल्ली स्किल मिशन सेटअप करेंगे, युवाओं के लिए रोज़गार नए बनाएंगे, युवा अपने नए प्रयोग कर सकें बिज़नेस के क्षेत्र में, उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे, व्यापारियों के लिए वैट के दाम कम करेंगे, व्यापारियों जो भय में रहते हैं आज, उनके ऊपर इंस्पेक्टर राज है, रेड कल्चर है, उसको डिसमेंटल करेंगे। ये सारा मैनिफेस्टो, ये सारा एजेंडा हमारा निकल कर आया, और दिल्ली की जनता का मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी के साथ मिलकर, हम लोगों के साथ मिलकर दिल्ली का एजेंडा सेट किया। हमारे लिए ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव इसी एजेंडा पर है, दिल्ली के बुनियादी मुद्दों पर है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम वॉलंटियर्स का भी। करीब 15,000 वॉलंटियर्स देश के तमाम हिस्सों से हमारे लिए आए, दिल्ली में उन्होंने काम किया, आम आदमी पार्टी का प्रचार और प्रसार किया। साथ ही दिल्ली में हमारे कम से कम 35 से 40,000 जो वॉलंटियर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में पार्टी का संदेश लेके गए, पार्टी का एजेंडा लेकर गए। दिल्ली डायलॉग में भी उन्होंने पार्टी की बहुत मदद करी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की जनता पूरे चुनाव में हमारे साथ खड़ी रही। हमारी मीटिंग्स में, हमारी सभाओं में भारी संख्या में जनता आई, पार्टिसिपेट किया। और अब जनता से यही अपील है कि परसों जब चुनाव हो तो हर आदमी, हर औरत, हर व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करे और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करे। मैं एक संख्या बता दूं कि जो हमारी जनसभाएं हुई, वैसे तो हमारी कैंडिडेट्स ने, पार्टी के जो दूसरे नेता थे जैसे आशुतोष जी थे, संजय सिंह जी थे,
योगेंद्र यादव जी थे, दिलीप पांडे जी थे, उन्होंने जगह जगह जाकर मीटिंग्स करी, साथ में सभी कैंडिडेट्स ने अपने यहाँ मीटिंग करी, डोर टू डोर किया। लेकिन अरविंद जी ने खुद 110 सभाएं करी और अरविंद जी की सभाएं बाकी सभाओं से ऐसे अलग थी, या बाकी पार्टी के उम्मीदवार, सीएम उम्मीदवार के चेहरों से इसलिए अलग थी क्योंकि अरविंद जी की सभाएं सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की ही सभा होती थी। तो 110 सभाएं उन्होंने करी जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आते थे और सभा में पार्टिसिपेट करते थे। तो मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा और उम्मीद यह है कि ये चुनाव निष्पक्ष होगा, मजबूत होगा, अच्छे वातावरण में होगा और दिल्ली को और एक बेहतर कुशल शासन मिलेगा, एक अच्छी निष्पक्ष और ईमानदार सरकार मिलेगी। धन्यवाद। एक दिल्ली के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था और आज वो झूठ पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। खुद बीजेपी के अध्यक्ष महोदय ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने पूरे देश के सामने झूठ बोला था कि किस तरीके से जब वो सरकार के अंदर आएंगे तो काला धन वापस आएगा और 15 लाख रुपए हर परिवार के खाते में जमा होंगे। उनके मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा है कि ये एक चुनावी जुमला था, मीन्स दिस वाज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट। अब चुनावी सभाओं के अंदर अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर कोई बात कहता है और वो सिर्फ चुनावी जुमला है, पॉलिटिकल स्टंट है, तो बाकी जितने वायदे उन सभाओं में मोदी जी ने किए हैं उनके प्रति आप गंभीरता को समझ सकते हैं। और अब आप कोई उम्मीद न रखिए कि महंगाई वो कम करेंगे, क्योंकि ये भी उन्होंने चुनाव में कहा था। उन्होंने ये भी कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, वो भी आप कम करने की बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा वो भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें चुनावी जुमले हैं। तो बहुत अच्छा किया बीजेपी ने कम से कम मान लिया कि न केवल वो काला धन नहीं ला सकते बल्कि ये एक तरीके का राजनीतिक जुमला था, पॉलिटिकल स्टंट था। और मुझे लगता है कि देश को गुमराह करने के पीछे जो भी उनके मंशा रही हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि बीजेपी अगर अब आगे अपने चुनाव में सभाओं में कुछ बात कहती तो आप लोग उसी गंभीरता के साथ न लें। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के चुनाव से ठीक एक दिन पहले ये कहते हैं कि काला धन वापस लाने की बात सिर्फ एक मुहावरा और जुमला था और एक पॉलिटिकल स्टंट था, पोल गिमिक था, तो ये मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र में मीडिया के लिए एक बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जुमला इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि चुनाव को हाइप करना था। 8 महीने पहले दिल्ली में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो पूरे शहर में होर्डिंग्स लगी हुई थी, बहुत हुई बिजली पानी की हाहाकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ नारी पर वार, बहुत हुआ बलात्कार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। तो जनता से तो तब ये वादा किया गया था कि इन सारे वादों पर काम करेगी और जनता ने, मुझे लगता है, यही सोचकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया था, मत दिया था। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के खुद कहते हैं कि चुनाव के दौरान किए हुए भारतीय जनता पार्टी के वादे मुहावरे होते हैं, जुमले होते हैं, चुनाव को हाइप करने के लिए होते हैं, तो आज सवाल ये उठता है और मुझे उम्मीद है कि मीडिया इस पर बहस करेगा कि पिछले 15 से 20 दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किरण बेदी जी ने दिल्ली की जनता से जितने भी वादे किए हैं कि हर आदमी को मकान होगा, हर आदमी के सर पर छत होगी, पानी होगा, बिजली होगी, उसमें से कितने वादे महज जुमले हैं और कितने वादों पर वो काम करेंगे? क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? ये महज जुमला था, पॉलिटिकल स्टंट था? मुझे लगता है कि उस पर एक बहस हमारे लोकतंत्र में शुरू होनी चाहिए। नॉर्थ में पानी की ज़्यादा दिक्कत हो रही है या फिर एक राजनीति है कि 173 में पानी नहीं आ रहा है? We are thankful. We are thankful. Next question. BJP is really elected
This is in response to my tweet which I had made in the morning when I gave the ballots. We are getting information from almost all the constituencies, all 70 constituencies, how BJP candidates and the political party, they are distributing huge amount of money. I'm saying huge means huge amount of money. Not only money, they are also distributing liquor. And above all, they are trying to take possession of identity cards of few of individuals in certain jhoti jhopadis, and all of them are Aam Aadmi Party supporters. I hope Election Commission is watching this. They are keeping an eye on these incidents and they take action against them. I'm saying this is in response to that. Secondly, you might get some news, maybe not today but tomorrow. जैसे कि हम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम अपने राजनीतिक विपक्षियों के बारे में सच बोलते रहेंगे, वो हमारे बारे में झूठ बोलते रहेंगे। आप कल देखिएगा, कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एनी क्वेश्चंस दीदिका? See, let me clarify this because there's a lot of confusion about this particular issue. Almost a week back, I and Arvind has gone and met the Chief Election Commissioner, and in front of the Commission, we said that there is a very strong perception in the minds of the people that these EVMs can be tampered with, and then we requested, and we said that we have full faith in Election Commission. We believe that these EVMs cannot be tampered with. But if there is a perception, Election Commission should come forward and should dispel these perceptions. Because these perceptions, if they continue for a very long time, they turn into cynicism. And if this turns into cynicism, it will create a kind of a problem in a democracy. And then the people will think that the free and the fair election is not possible because these EVMs can be rigged. Election Commission said, and we requested Election Commission that certain amount of education to the people, information to the people, interaction with the people is required to tell them these EVMs cannot be tampered with. After that, we had 4 meetings with Election Commission. We requested them, sir, can you come out with a poster which is outside the polling stations and the polling booths. Election Commission he was very kind enough. They agreed to that. Yesterday again we met and requested that if can these posters be put up by all the political parties available over there. Election Commission has given a thought to this, and then they have come up. So the perception that we are doubting that these EVMs can be tampered, but yes, we said that these posters should read like this. If first, these EVMs cannot be tampered with. If there is any problem, anybody finds in any polling booth, please raise your voice, contact the concerned officer, and concerned officer will deal with that. Okay. I have already said we are thankful. We are thankful. There's something that we want to. Any support from any quarter is welcome. Is welcome. That's it. आशुतोष जी, एक बार फिर किरण बेदी ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि आप लोग सिर्फ छोड़े ना हो गया। हम लोगों के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। हम लोगों की बड़ी बहन के समान है। उनके सारे आशीर्वाद, सारी बातों को हम आशीर्वचन के तौर पर ग्रहण करते हैं। सर छोड़ दिया है आपके पास जवाब? मैं आपको जवाब दे चुका हूं। ये देख लीजिए। हमारे ये साथी एडिनबरा से आए हुए हैं और वहाँ से ये प्रशांत लंदन से। Yes, we have travelled all the way from UK. In the UK, we started from Scotland. It's a hope, don't worry. So we travelled. We started this Flame of Hope from Scotland, and then it travelled to 15 different cities within the UK. 15 different जगह पे गई है वो,
और 15,000 माइल वहाँ पे चली है वो फ्लेम ऑफ होप। उसके बाद इट हैज़ ट्रैवल्ड 8,000 माइल्स फ्रॉम यूके टू Delhi. It has gone to Najafgarh constituency. After Najafgarh, it has gone to Jaganpura, and now it will be handed over to Ashutosh ji, and then eventually to Arvind ji. So this is the flame of hope. We hope that Arvind Kejriwal will be a CM for next 5 years. 5 saal Kejriwal.